नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम यूजीसी नेट में बार बार पूछे जाने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है मूल्यांकन सिस्टम, जिसे हम टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो चलिए जानते हैं मूल्यांकन सिस्टम क्या है और इससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मूल्यांकन की जो डेफिनेशन है वो यूजीसी के द्वारा दी गई है कुछ इस प्रकार। मूल्यांकन परीक्षण और आकलन के माध्यम से एकत्रित साक्ष्य और व्याख्याओं तथा सहमत मानदंडों के आधार पर किसी चीज का निर्धारण करने की प्रक्रिया है। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति की प्रोग्रेस को जांचने के लिए कुछ डेटा एकत्रित किया जाता है, कुछ मानदंड सेट किए जाते हैं, उनके आधार पर उसके रेफरेंस में देखते हैं कि उसकी प्रोग्रेस क्या रही। इसी को मूल्यांकन करना कहते हैं। हम जानते हैं कि मूल्यांकन की विशेषता क्या होती है। तो मूल्यांकन जो है वो एक सतत यानी कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, प्रोसेस है। ये लगातार चलने वाली प्रोग्रेस को जांच करने के लिए एक प्रोसेस होती है। ये नहीं कि 1 साल 10 साल के बाद मूल्यांकन हो। मूल्यांकन जो है वो लगातार चलता रहता है, हर दिन होता रहता है, छोटे बड़े स्तर पर। यह एक व्यापक तथा हर चीज़ को समाहित करता है। मूल्यांकन में बहुत सारी चीज़ें ऐड होती है। जैसे कि कोई स्टूडेंट है, उसका मूल्यांकन बहुत सारे चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे कि वो किस बैकग्राउंड से आता है, जहाँ वो पढ़ता है वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ के टीचर कैसे हैं, वहाँ के क्लासरूम में उसके जो साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके साथ उसका कोऑपरेशन कैसा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मूल्यांकन में समाहित की जाती हैं। और तीसरी इसकी विशेषता है, ये एक लर्नर सेंटर्ड होता है, यानी कि ये विद्यार्थी केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित होता है। यह एक उपचारात्मक दृष्टि का अनुसरण करता है, यानी कि ये मूल्यांकन से हमें पता चलता है कि किस दिशा में प्रोग्रेस को ठीक करने के लिए कार्य किया जाना चाहिए। यानी कि ये हमको थोड़ा सा उपचारात्मक दृष्टिकोण देता है, सुझाव देता है। अगली विशेषता है, ये प्रशिक्षण को प्रभावी बनाने या सहायक, प्रभावी शिक्षण में सहायक होता है। इससे टीचर को पता चलता है कि स्टूडेंट की प्रोग्रेस क्या रही है, कहाँ पे वह लैग कर रहा है, तो उसके लिए उसको और क्या किया जाना चाहिए। इस सब की जानकारी हमें मूल्यांकन से ही पता चलती है। तो यह प्रभावी शिक्षण में सहायक होता है। अगली विशेषता है इसकी, यह एक सहकारी यानी कोऑपरेटिव प्रक्रिया है, जहाँ शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों समान रूप से भाग लेते हैं। इसमें शिक्षार्थी और शिक्षक दोनों समान रूप से भाग लेते हैं और देखा जाता है कि क्या और किया जाना चाहिए, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है समझने में चीज़ों को, etc। अब हम देखते हैं कि मूल्यांकन के तत्व क्या क्या होते हैं। तो मूल्यांकन के मुख्यतः 5 तत्व होते हैं। पहला होता है ऑडियंस, यानी स्टूडेंट जिनका इवेल्यूटर द्वारा इवेल्यूशन होना है, मूल्यांकनकर्ता द्वारा जिनका मूल्यांकन किया जाना है। दूसरा होता है पर्पज, यानी उद्देश्य, यानी कि इवेल्यूशन क्या जांचने के लिए किया जा रहा है। तीसरा होता है क्वेश्चन या क्वेरीज, जिनका आंसर देना होता है। इवेल्यूशन में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर उन क्वेश्चनों का आंसर विद्यार्थी ठीक से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, इस सब की जानकारी इवेल्यूशन से ही पता चलती है। चौथा होता है स्कोप। स्कोप यानी यह उस क्षेत्र को संदर्भित करता है जहाँ मूल्यांकन लागू होता है। स्कोप यानी कि कहाँ कहाँ पे मूल्यांकन किया जा सकता है, उस चीज़ को बताता है। आपका आखिरी विशेषता होती है, वो होती है रिसोर्स। यह वेरिएबल्सों का समन्वय यानी कॉम्बिनेशन होता है, जिनके माध्यम से इवेल्यूशन किया जाता है। यानी बहुत सारी चीज़ें ऐड की जाती हैं। जैसे कि माना कि किसी विद्यार्थी का इवेल्यूशन करना है, तो उसके लिए कोई 5 क्वेश्चनों का एक सारणी बना दी और फिर उससे देखा जाता है कि
वह उनमें से कितने क्वेश्चनों के आंसर दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। इस सब से आइडिया लग जाता है मूल्यांकनकर्ता को कि विद्यार्थी का स्तर क्या है। तो ये बात हुई मूल्यांकन के तत्वों की। अब हम देखते हैं कि मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है, क्या प्रोसेस होती है मूल्यांकन की। तो इसके मुख्यतः 4 स्टेप होते हैं मूल्यांकन के। पहला स्टेप जो होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव सेट करना। पहला चरण उद्देश्य निर्धारित करना होता है। सही परिणामों के साथ प्रभावी और कुशलतापूर्वक मूल्यांकन करने के लिए इन पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की आवश्यकता होती है। यानी कि पहले हम ऑब्जेक्ट सेट करते हैं कि हमें मूल्यांकन किस लिए किया करना है, क्या प्राप्त करना है, हमें मूल्यांकन करके हमें क्या जांचना है। तो ये होते हैं ऑब्जेक्टिव। दूसरा हम बात कर लेते हैं डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यानी कि हमें मूल्यांकन करने के लिए पैमाने निर्धारित करने होते हैं और उनका उपयोग कैसे किया जाए इस सब को हमें देखना होता है। तो अगला कदम जो है वो मापने का पैमाना निर्धारित करना, ताकि मूल्यांकन एक समान आधार पर किया जा सके। अगर आप कोई स्किल निर्धारित नहीं करोगे तो आप मूल्यांकन कैसे कर पाओगे। आप किसी को मान लीजिए 100 नंबर का पूर्णांक होता है किसी पेपर में, तो ये एक स्किल हो गया। इसमें से आप अच्छे से अच्छा क्वेश्चन का आंसर देने वाले को तुम पहले एक क्वेश्चन का 10 नंबर दोगे और सबसे खराब आंसर देने वाले को मान लीजिए आप 5 नंबर देते हो। तो ये आपने एक स्किल सेट कर ली 10 से 5 की। इसमें अगर कोई विद्यार्थी सबसे अच्छा लिख रहा है उसके लिए 10 और कोई विद्यार्थी सबसे बेकार लिख रहा है उसके लिए 5, और एवरेज के लिए इसके बीच में दिया जाएगा। और अगर आपके पास कोई स्किल ही नहीं है तो आपका 100 नंबर का वो है पूर्णांक, उसमें से आप किसी भी विद्यार्थी को कोई भी 60 70 कुछ भी नंबर दे सकते हो। तो ये एक समान, यानी कि इसमें से जो वो है मूल्यांकन जो एक समान आधार पर नहीं हो पाएगा, जैसे कि पूर्णांक ग्रेड सिस्टम आधारित मूल्यांकन प्रणाली। अगला स्टेप देखते हैं, वो होता है तीसरा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। आपने जो भी मूल्यांकन किया, देखा कि विद्यार्थी के कितने नंबर आ रहे हैं, उस डेटा को कलेक्ट करके कई दृष्टिकोणों से उसका आप विश्लेषण करेंगे कि ये इसको फर्स्ट डिवीज़न दिया जाए या ना दिया जाए, इसके लिए क्या पैमाना है, और इसके लिए अब ये कहाँ पर लेक कर रहा है, इसको और किस क्षेत्र में कार्य करने की ज़रूरत है, इस संदर्भ में बाकी सारी बातें बताई जा सकें। इसलिए डेटा का कई दृष्टिकोणों से विश्लेषण किया जाता है। इसके बाद हम लास्ट स्टेप जो होता है वो होता है रिजल्ट एंड फीडबैक। पहले की गई डीआई यानी डेटा इंटरप्रिटेशन को अब रिपोर्ट किया जाता है। एक वो बना देते हैं आप रिपोर्ट कार्ड स्कूल वाला कि आपके विद्यार्थी का क्या परफॉर्मेंस रहा, और छात्रों को उनके प्रदर्शन, उनकी खामियों के संबंध में उचित फीडबैक प्रदान किया जाता है, जहां उन्हें खुद सुधारने की आवश्यकता होती है ये, और जहाँ पर टीचर को और खुद को इम्प्रूवमेंट करना है कि किस तरीके से पढ़ाया जा सके, वह भी उसे रिजल्ट और फीडबैक के माध्यम से ही पता चलता है। तो ये तो हो गई प्रोसेस कि किस तरह से मूल्यांकन किया जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आता है वो होता है मूल्यांकन के प्रकार। और यहाँ से यूजीसी नेट में हर बार किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मूल्यांकन के बेसिकली तो 4 तरीके होते हैं, लेकिन यूजीसी नेट ने जिस आधार पर पूछा है उस आधार पर 7 प्रकार का मूल्यांकन के प्रकार बन सकते हैं। पहला होता है आपका प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, दूसरा फॉर्मेटिव असेसमेंट, तीसरा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, चौथा समेटिव असेसमेंट, पांचवा प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, छठवां मानदंड संदर्भित परीक्षण और सातवां मानक संदर्भित परीक्षण। चलिए एक एक करके इन मूल्यांकन के प्रकारों को देखते हैं। हमारा पहला जो है वो है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। चलिए देखते हैं क्या होता है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। तो इस मूल्यांकन प्रणाली के द्वारा यह देखा जाता है कि छात्र को पाठ्यक्रम में शामिल होने के लिए आवश्यक कौशल और योग्यता है या नहीं। यानी कि आपने 12th क्लास पास कर ली
अब आप जाना चाहते हो कॉलेज में, मान लीजिए बीएससी करने के लिए। तो बीएससी करने के लिए आपको जाना है डीयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो डीयू वाले क्या करेंगे कि पहले ही एक इंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से ये जांचने की कोशिश करेंगे कि आप उनके पाठ्यक्रम यानी कोर्स में शामिल होने के लिए कैपेबल हो भी या नहीं। अगर आप उनका इंट्रेंस टेस्ट पास कर लेते हो तो वो तुम्हें उसमें प्रवेश दे देंगे। तो ये होता है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, और इसकी विशेषता हम देख लेते हैं। तो ये हमने बताया कि ये कोर्स की शुरुआत में किया जाता है, यानी कोर्स में प्रवेश करने से पहले ही तुम्हारा इंट्रेंस टेस्ट होगा। शिक्षक छात्र के ज्ञान के आधार का ध्यान में रखते हुए चर्चा शुरू कर सकता है, और इसके आधार पर उन्होंने जो अपना टेस्ट बनाया उसका लेवल देखते हैं, और उसमें विद्यार्थी अगर सेलेक्ट हो जाता है तो उसी लेवल के आधार पर आगे की चर्चा को टीचर जो है शुरू करता है। अगला है, यह निर्धारित करता है कि उम्मीदवार के पास कोर्स को संभालने की क्षमता है या नहीं, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं, और इसके लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है। ये हुआ हमारा प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। अगला टाइप देखते हैं, ये होता है निर्माणात्मक यानी फॉर्मेटिव मूल्यांकन। फॉर्मेटिव मूल्यांकन होता है, इसके तहत शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान परीक्षा ली जाती है। यानी कि आप कोर्स में इंटर हो चुके हो, अब आपके 1 महीने बाद मंथली एग्जाम होगा। उस दौरान आपका देखा जाएगा कि आपको जो पढ़ाया गया है आपकी उसमें क्या स्थिति है, क्या प्रोग्रेस रही है। और यह मूल्यांकन छात्र को उसके प्रदर्शन के बारे में फीडबैक प्रदान करता है, जबकि सीखने की प्रक्रिया जारी रहती है और आगे भी यह कंटिन्यूअस प्रोसेस चलती रहती है। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। इसे आंतरिक मूल्यांकन भी कहते हैं, यानी इससे विद्यार्थी को पता चलता है कि उसने 1 महीने में जो कुछ पढ़ा है उसके बारे में उसने क्या सीखा और क्या अभी और उसे पढ़ने की ज़रूरत है। यानी कि इसमें सुधार, संभावना और संभाव्यता की पहचान हेतु किया जाता है। इसमें पता चलता है विद्यार्थी को कि 1 महीने में मैंने कितना पढ़ा और मेरे को कितना प्राप्त हुआ और मुझे कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है। यह प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करता है, ना कि परिणाम पर, कि किस प्रकार से और बेहतर किया जा सकता है। उस प्रक्रिया पे ये ध्यान केंद्रित करता है, ना कि परिणाम पे कि हमें पूरा 100% लेके आना है, इस पे नहीं। इसे शिक्षण उपचार का अधिक प्रभावी बनाने हेतु शिक्षक को जानकारी मिलती है। इससे शिक्षक को भी ये पता चलता है कि विद्यार्थियों को समझने में कहाँ प्रॉब्लम हो रही है और किस तरीके से अच्छा बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। तो ये हुआ आपका निर्माणात्मक यानी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। जैसा आप जानते ही हैं कि यूजीसी जो है वो इन विशेषताओं के आधार पर ही क्वेश्चनों को फॉर्म करती है और एक स्टेटमेंट देती है और पूछती है कि ये सही है या गलत है, या 2 सूची दे देती है और उनका मिलान करवाती है, जैसा हम आगे देखेंगे कि PYQ में क्या पूछा गया है। चलिए अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप है आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन या निदानात्मक मूल्यांकन। इसमें क्या होता है कि ये मूल्यांकन समस्या का कारण या स्पष्टीकरण प्रदान करता है। ये बताता है कि समस्या किस लिए हो रही है, मतलब आपको समझ क्यों नहीं आ रही चीज़ें, ये जानने में ये सहायता करता है। यह एक व्यापक मूल्यांकन होता है, यानी इसमें बहुत सारे फैक्टरों को कंसीडर किया जाता है कि आप क्यों नहीं सीख पा रहे हो, आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, टीचर अच्छे से नहीं पढ़ा रहा है, या आपको अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, या आपका बैकग्राउंड ही कमज़ोर रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ये कंसीडर करके चलता है। यह समस्या के कारणों का पता लगाकर उन्हें ठीक करने के लिए सुझावात्मक उपाय भी प्रदान करता है। अब उसने ये कारण बताने के बाद ये भी बताया जाता है इसमें कि इस तरह से अगर किया जाएगा तो ये अच्छे से प्रोग्रेस की जा सकती है। तो ये होता है आपका निदानात्मक मूल्यांकन। चलिए अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप सबसे इम्पोर्टेंट, समेटिव इवैल्यूएशन, संकलनात्मक मूल्यांकन। यह मूल्यांकन कोर्स प्रोग्राम के अंत में किया जाता है। यह अंतिम परिणाम पर बल देता है, यानी अधिगम स्तर को जांचता है। यह इस बात को समझने में मदद करता है कि प्रोग्राम का उद्देश्य प्राप्त हुआ या नहीं। इसे बाहरी मूल्यांकन भी कहते हैं।
इसमें पेपर, प्रोजेक्ट, रिपोर्ट और उपलब्ध टेस्ट इत्यादि को शामिल किया जाता है। एग्जाम्पल है अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, और ये पास फेल मानदंड पर आधारित होता है। सिंपल आपको समझाएं, जैसे कि आप स्कूल में जब पढ़ते हो तो 10th क्लास में लास्ट में जब आपके बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें देखा जाता है कि आपका लास्ट में जो एंड रिजल्ट क्या रहा, आपके कितना परसेंट प्राप्त हुआ। और टीचर ने जो आपसे उम्मीद की कि मेरे पास, मान लीजिए किसी टीचर के पास 10 स्टूडेंट पढ़ने जाते थे और उसने उम्मीद की कि इन 10 स्टूडेंट को मेरे को 90 प्लस परसेंटेज दिलाना है। तो देखते हैं एंड रिजल्ट के बाद 90 प्लस परसेंटेज कितने के आता है। मान लीजिए उनमें से 8 स्टूडेंट का 90 प्लस आ गया है और आज 2 जो स्टूडेंट हैं उनका 90 से कम रह गया। तो इससे पता चला कि जो उसका प्रोग्राम का जो उद्देश्य था वो पूरा नहीं हुआ, यानी कि 2 विद्यार्थी ऐसे थे जो लेग कर गए 90 प्लस लाने में। तो इससे पता चलता है कि हमारे जो प्रोग्राम का उद्देश्य रखा था वो पूरा हुआ या नहीं, विद्यार्थियों का अधिगम स्तर कितना रहा। माना कि 10th क्लास में ये उम्मीद की जाती है कि विद्यार्थी को ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। अब 10th के एग्ज़ाम होने के बाद देखा गया कि विद्यार्थियों को ट्रिग्नोमेट्री पूरे से आने लगी या नहीं। तो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए इसमें पेपर लिए जाते हैं, प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, रिपोर्ट और उपलब्धि टेस्ट इत्यादि को शामिल किया जाता है और देखा जाता है कि विद्यार्थी पास हुआ या फेल। तो ये हुआ आपका समेटिव इवैल्यूएशन। इस पे यूजीसी नेट में 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है वो आगे हम बात करेंगे। अगला टाइप देखते हैं, प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, पूर्व अनुमानात्मक मूल्यांकन। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी कभी कभी यूजीसी नेट में एक स्टेटमेंट बन के आ सकता है। तो इस मूल्यांकन का उद्देश्य भविष्य के कैरियर का आकलन और भविष्यवाणी करना है। यह सीखने की प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ सीखने की उपलब्धियों को भी जोड़ता है। यह शिक्षक को शिक्षार्थी के भविष्य के प्रदर्शन की भविष्यवाणी करने और उसका पूर्वानुमान लगाने की अनुमति देता है। शिक्षक भविष्य के लिए अपने विद्यार्थी के बारे में अनुमान लगा सकता है, यानी कि इससे जो टीचर जो होता है उसको ये पता चलता है कि उसका स्टूडेंट भविष्य में किस फील्ड में जाने वाला है। ये होता है प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, पूर्वानुमानात्मक मूल्यांकन। उसके प्रदर्शन के आधार पर वो पता लगा लेता है। जैसे कोई विद्यार्थी माना मैथ में अच्छा है तो उसे लगता है कि आगे चल के ये मैथ में अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। माना कोई विद्यार्थी आर्ट्स में अच्छा है, हिस्ट्री वगैरह अच्छे से पढ़ लेता है, रट लेता है, तो उसे लगता है कि ये ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है, भविष्य में उसका कैरियर जो है वो ह्यूमैनिटी में ज़्यादा बेहतर तरीके से बन सकता है। इस सब के बारे में पूर्व अनुमानात्मक मूल्यांकन से पता चलता है। अगला है क्राइटेरियंस रेफरेंस टेस्ट, निक्स या मानदंड संदर्भित परीक्षण। यूजीसी नेट ने के एग्ज़ाम जो हुआ उसमें ये शब्द दिया गया निक्स, ना कि मानदंड, इसलिए मैंने दोनों शब्दों को लिख दिया है। तो ये देख लेते हैं ये क्या होता है। तो यह एक परिभाषित उपलब्धि क्षेत्र के संबंध में व्यक्ति की स्थिति का पता लगाने हेतु किया जाता है, यानी कि एक गिवन टाइम पीरियड होता है, उसमें विद्यार्थी ने कितना प्रोग्रेस किया और कितना प्रोग्रेस करना अभी बाकी है। इस चीज़ का पता लगाने के लिए हमें निक्स या मानदंड संदर्भित परीक्षण करना होता है। जैसा कि ये मानदंड है ये स्पष्ट भी करता है कि एक क्राइटेरिया सेट कर देते हम और उस क्राइटेरिया तक विद्यार्थी गिवन टाइम में पहुंच पा रहा है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए हमें ये वाला इवैल्यूएशन करना होता है। इसमें छात्रों के अधिगम के निम्नतम स्तर और किसी भी सीखने के कार्य पर छात्रों की निपुणता निर्धारित की जाती है। इसमें यह पता लगता है कि विद्यार्थी का सीखने का मिनिमम जो लेवल है वो क्या है, इसलिए इसे न्यूनतम दक्षता परीक्षण भी कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट की पॉइंट है, इसको रट लीजिए। यह आधिपत्य सूचक मानक होता है
यह निष्कर्ष परीक्षण के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें व्यक्ति की सापेक्ष तुलना नहीं की जाती है, यानी ये नहीं होता कि क्लास में इसमें यह नहीं होता कि क्लास में माना कि 20 विद्यार्थियों का ग्रुप है और उसमें से कोई ए विद्यार्थी है, उसने बी विद्यार्थी के सापेक्ष कितने अंक प्राप्त किए। इस तरह का कोई भी मानदंड इसमें नहीं किया जाता। यह व्यक्तिगत होता है कि माना कि कोई एग्ज़ाम था, वो 100 नंबर का था और उसमें से ए ने कितने प्राप्त किए, 60 किए, 80 किए, जो भी किए, बस इस चीज़ को देखा जाता है, ना कि ये कि बी ने तो 50 प्राप्त किए और ए ने कितने प्राप्त किए। इसमें व्यक्ति की सापेक्ष तुलना नहीं की जाती है, इसलिए इसका रैंक से कोई संबंध नहीं होता है, क्योंकि रैंक आप निकालोगे 20 विद्यार्थियों में से सबसे ज़्यादा आएंगे वो पहले रैंक पे होगा और सबसे कम आएंगे वो सबसे आखिरी में होगा। तो इसलिए इसमें रैंक का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। इसमें तो एक क्राइटेरिया आपको वो होता है बना हुआ पहले से कि जैसे फर्स्ट डिवीज़न के लिए 60% अंक लाना होता है। तो जो विद्यार्थी 60% या उससे अधिक लाता है तो उसे फर्स्ट डिवीज़न मिल जाएगा। अब चाहे ए 60 लाए, बी 60 लाए, चाहे सी 60 लाए, चाहे 20 विद्यार्थी 60 लाए, अगर सब 60 लाते हैं तो सबको फर्स्ट डिवीज़न मिलेगा। अगर कोई भी विद्यार्थी इनमें से 60 से कम लाता है तो उसे फर्स्ट डिवीज़न नहीं मिलेगा। बस ये क्राइटेरिया रहता है, इसी को निक्स या मानदंड संदर्भित परीक्षण कहते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पर भी नेट में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हमारा लास्ट टाइप जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, नॉर्म या स्टैंड रेफरेंस टेस्ट, मानक संदर्भित परीक्षण। ये उस क्राइटेरियन टेस्ट के जस्ट विपरीत होता है। इसमें अन्य छात्रों के सापेक्ष किसी छात्र का मूल्यांकन करना होता है। इसमें रिपोर्टिंग के लिए प्रतिशतता आधारित रैंक और मानक प्राप्तांक का प्रयोग किया जाता है। उपलब्धि की जांच एक मानक के माध्यम से होती है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि कोई विद्यार्थी, क्योंकि 20 विद्यार्थियों की कोई क्लास है, उसमें पहले रैंक पे ए आया और दूसरी रैंक पे बी आया। ये कैसे आया? तो मान लीजिए कि जो ए को सब 100 अंक का एक कोई पेपर था, उसमें से ए को 90 नंबर मिले और बी को जो है वो 88 नंबर मिले। तो सबसे ज़्यादा नंबर जो थे उसको फर्स्ट रैंक मिलेगी, सेकंड नंबर पे जो होगा सेकंड रैंक, और जो सबसे आखिरी में मान लीजिए बी था उसको 40 अंक मिले, तो उसका जो रैंक है वो सबसे लास्ट में होगा, यानी 20वां रैंक होगा। तो इसमें सापेक्ष तुलना की जा रही है विद्यार्थियों की कि किस प्रकार से एक विद्यार्थी के दूसरे विद्यार्थी के सापेक्ष क्या परफॉर्मेंस है, इसकी जांच करने के लिए मानक संदर्भित परीक्षण या नॉर्म स्टैंडर्ड रेफरेंस टेस्ट का उपयोग किया जाता है। तो ये हुआ हमारा मूल्यांकन सिस्टम सारा। अब हम देख लेते हैं कि इस पर किस प्रकार के विगत वर्षों में प्रश्न बने हैं। प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1, सूची 2। सूची 1 में मूल्यांकन के रूप और प्रकार हैं और सूची 2 में उनका विवरण दिया गया है। तो निर्माणात्मक मूल्यांकन में हमने क्या पढ़ा था कि इसका प्रयोजन होता है सुधार की संभावना और संभाव्यता की पहचान करना। दूसरा है संकलनात्मक मूल्यांकन। संकलनात्मक मूल्यांकन में क्या होता है कि इसका प्रयोजन अधिगम स्तर को आंकना होता है कि एक गिवन टाइम पीरियड में कितना प्रोग्रेस हो चुका है। तीसरा है हमारा निक्स संदर्भित परीक्षण। यह एक आधिपत्य सूचक मानक होता है, जैसा कि हमने देखा था इसकी विशेषताओं में। अगला है मानक संदर्भित परीक्षण। इसमें रिपोर्टिंग के लिए प्रतिशतता आधारित रैंक निकाली जाती है और उसमें विद्यार्थियों का सापेक्ष तुलना की जाती है, क्योंकि हमने सही आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए में 3, बी में 4, सी में 2 और डी में 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अभिकथन दिया गया है, निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिगम की गति को त्वरित बनाता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिगम की गति को त्वरित बनाता है क्योंकि इससे विद्यार्थी को पता चलता है कि उसकी प्रोग्रेस क्या हुई और उसे किस दिशा में और कार्य करने की ज़रूरत है। तर्क देख लेते हैं कि संकलनात्मक मूल्यांकन की तुलना में निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिक विश्वसनीय है। तो ये आपका तर्क जो दे रहे हैं ये गलत है, क्योंकि संकलनात्मक मूल्यांकन जो होता है उससे एक गिवन टाइम पीरियड में व्यक्ति की उसका पता चलता है कि उसने कितना प्रोग्रेस किया है। तो सही उत्तर आपका जो होगा वो होगा सी। निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिगम की गति को त्वरित बनाता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन विकास उन्मुखी होता है, निर्माणात्मक नहीं। इसका प्रयोजन विद्यार्थी को अधिगम और अध्ययन को सुधारना होता है। तर्क है, निर्माणात्मक मूल्यांकन संकलनात्मक मूल्यांकन की तुलना में अधिक विश्वसनीय नहीं है। संकलनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य यह जानकारी प्राप्त करना होता है कि एक विशेष अवधि पूर्ण होने पर शैक्षिक उद्देश्य को किस मात्रा में प्राप्त कर लिया गया है। अतः तर्क आर सही नहीं है। इस प्रकार विकल्प सी सही उत्तर होगा। सिस्टम, आशा करता हूँ वीडियो से आपका एक टॉपिक तैयार हो गया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्लास की PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, एजुफेल UGC नेट। तो धन्यवाद, मिलते हैं एक अगली वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जिसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाएगा।